नमस्कार। आज का हमारा विषय है हिप जॉइंट का टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन। आखिर हिप जॉइंट में इन्फेक्शन पहुंचता कहाँ से है? हिप जॉइंट में इन्फेक्शन पहुंचने के लिए ये ज़रूरी है कि पहले टीबी का बैक्टीरिया या तो छाती में पहुंचे या पेट में पहुंचे। छाती में ये सांस से पहुंचता है और पेट में जब आप कच्चा दूध पीते हैं और जानवर को टीबी होता है तब वो आपके हाथों में पहुंच जाता है। वहाँ से ये ब्लड में पहुंचता है, ब्लड से ये शरीर के सारे हिस्से में जाता है और जिस हिस्से की भी इम्यूनिटी कम होगी उस हिस्से में टीबी का इन्फेक्शन बैठ जाता है। वो कहीं का भी हो सकता है, वो ब्रेन भी हो सकता है, वो कोई हड्डी भी हो सकती है, कोई जॉइंट भी हो सकता है या पेट का कोई भी हिस्सा हो सकता है। टीबी कहीं भी हो सकता है। जहाँ तक हड्डियों का सवाल है, सबसे कॉमन टीबी का इन्फेक्शन होता है स्पाइन में। सेकंड कॉमन जो है ये हिप जॉइंट में होता है। जब हिप जॉइंट में ये पहुँचता है तो ये या तो ये जो बॉल है जो ये जांघ की हड्डी से जुड़ा होता है जिसको हम हेड कहते हैं, फेमोरल हेड, ये इसमें हो सकता है, या ये जो सॉकेट है जो पेल्विक बोन का हिस्सा है ये इसे एसिटाबुलम कहते हैं, या एसिटाबुलम में हो सकता है, या इसके अंदर जो ये कवर है जो सैनोवियम कहा जाता है ये सैनोवियम में हो सकता है। तो ये फेमोरल हेड, एसिटाबुलम या सैनोवियम में कहीं भी हो सकता है। जब टीबी का इन्फेक्शन होता है तो इसका जो कोर्स है इसको हम 4 हिस्से में बांटते हैं। जो पहला कोर्स होता है, जो पहला स्टेज होता है वो स्टेज होता है स्टेज ऑफ साइनोवाइटिस। जब भी कोई इन्फेक्शन पहुंचता है तो बॉडी उससे फाइट करने की कोशिश करता है, तो जो सैनोवियम है सैनोवियम फ्लूइड बनाना शुरू कर देता है जो सैनोवियल फ्लूइड कहा जाता है। चूँकि सैनोवियम इरिटेट हो जाता है, सैनोवाइटिस कहा जाता है। जब इस जॉइंट में फ्लूइड ज़्यादा हो जाता है तो ये जॉइंट में इंसान जो है उस पोजीशन में रखने की कोशिश करता है जिसमें ये कंफर्टेबल हो, जिसमें ये हिप को बेंड करके रखेगा, बाहर की तरफ रखेगा, बाहर की तरफ मोड़ के रखेगा, जो फ्लेक्शन, एबिडक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन कहा जाता है। इस पोजीशन में हमेशा ये लगता है जैसे टांग लंबी हो गई हो, छोटी नहीं लंबी हो गई हो। ये एक्चुअल लंबी नहीं होती है, ये लेग के पोजीशन की वजह से लगता है क्योंकि पूरा का पूरा पेल्विक उस साइड में टिल्ट कर जाता है। जब डिजीज़ यहाँ पे कंट्रोल नहीं होता है तो अगला स्टेज आता है जिसे हम कहते हैं स्टेज ऑफ अर्ली अर्थराइटिस। ये जो सैनोवियल फ्लूइड है और जो इन्फेक्शन है, तो ये जो फेमोरल हेड है और ये जो एस्टाबुलम है इसके अंदर एक पतला सा झिल्ली होती है जिसे आर्टिकुलर कार्टिलेज कहा जाता है। ये आर्टिकुलर कार्टिलेज को इरोड करना शुरू कर देता है, ख़राब करना शुरू कर देता है। जब ये ख़राब करना शुरू करता है तो ग्रेजुअली पेन बढ़ना शुरू हो जाता है। चूँकि आर्टिकुलर कार्टिलेज इरोड हो रहा है, ख़राब हो रहा है, तो इसलिए ये जॉइंट स्पेस कम होना शुरू हो जाता है। ये इस स्टेज पे जाके हम एक्सरे में हमें थोड़ा सा आइडिया लगता है कि इन्फेक्शन हो रहा हो। चूँकि हिप जॉइंट का स्पेस कम हो रहा होता है इसलिए टांगों में थोड़ी सी छोटाई आती है, शॉर्टनिंग होती है। तो स्टेज 1 में अपरेंट लेंथनिंग थी, इसमें जो है शॉर्टनिंग होती है, जो ट्रू शॉर्टनिंग होती है लेकिन बहुत कम होती है, 1 सेंटीमीटर के आसपास होती है। अगर इसके बाद भी डिजीज़ कंट्रोल नहीं होता है तो तीसरा स्टेज आता है जिसे हम कहते हैं स्टेज ऑफ एडवांस्ड अर्थराइटिस। स्टेज ऑफ एडवांस्ड अर्थराइटिस का मतलब हो गया कि ये जो जॉइंट का जो सॉकेट है स्टाबुलम ये ख़राब होना शुरू हो गया, जो फेमोरल हेड है ये ख़राब होना शुरू हो गया, इसकी शेप चेंज होनी शुरू हो गई और अब जॉइंट जो है बिल्कुल ख़राब हो चुका है। जब कोई भी मूवमेंट होगी हर मूवमेंट में पेन होना शुरू हो जाएगा। और सबसे एडवांस्ड स्टेज जो होता है उसे कहा जाता है स्टेज ऑफ अर्थराइटिस विद कॉम्प्लिकेशन। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? जैसे ये हेड पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, इतना छोटा हो गया कि ये बाहर निकल आया, डिस्लोकेशन हो गई, या एस्टाबुलम ये सारा इतना अफेक्टेड हो गया कि ये सारा का सारा पोर्शन टूट के अंदर की तरफ चला गया, जो वॉन्डरिंग एस्टाबुलम कहा जाता है। तो कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है जो एक्सरे में सारे डिफरेंट पिक्चर्स देते हैं। ये तो हो गई डिजीज़ की प्रोग्रेशन। इसमें सिम्टम क्या क्या होते हैं? पहला सिम्टम तो यही होता है कि मॉर्निंग स्टिफनेस होती है। मॉर्निंग स्टिफनेस होगी, पेशेंट जब चलेगा तो लिम्प होगा,
फिर जैसे जैसे बीमारी बढ़ती जाएगी उससे पेन आनी शुरू होगी, पेन के साथ साथ फिर ग्रेजुअली मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होनी शुरू होगी, और सबसे लेट स्टेज में कोई भी घुटने की मूवमेंट होगी तो उस मूवमेंट पे पेन आएगा। फिर टांगें छोटी होती हैं, ये जब डिसलोकेट कर जाता है तो इंसान चल भी नहीं पाता है। ये तो हो गई डिजीज़ के बारे में। अब ये सवाल ये उठता है कि इसकी डायग्नोसिस कैसे बनती है। तो सबसे पहले तो हम ब्लड वर्कअप करते हैं, सीबीसी देखते हैं, ईएसआर देखते हैं, सीआरपी करवाते हैं। ये सारे ब्लड टेस्ट खाली पेट में होते हैं। जब ये होते हैं तो लीवर किडनी वगैरह के भी फंक्शन हम जरूर चेक करते हैं। एक्सरे करवाते हैं। प्लेन एक्सरे में इनिशियल स्टेज में कुछ भी नहीं मिलता है, क्योंकि जब तक 30% जॉइंट डिस्ट्रॉय ना हो जाए तब तक एक्सरे नॉर्मल आता है। अगर एक्सरे में आना शुरू हुआ तो इसका मतलब कि जॉइंट खराब होना आपका शुरू हो चुका है, ये 30% ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड हो चुका है। उसके बाद से हम सीटी स्कैन करवाते हैं, एमआरआई करवाते हैं। लेकिन जो अल्टीमेटली डायग्नोसिस बनती है वो तभी बनता है कि जो भीतर का जो इन्फेक्टेड मटेरियल है या ब्लड है या फ्लूइड है, उसे जब हम निकालते हैं, एस्पिरेट करते हैं, वो तो या तो अल्ट्रासाउंड गाइडेड कर सकते हैं या सीटी स्कैन गाइडेड कर सकते हैं, या जब ऑपरेट करते हैं तो ऑपरेशन में जब हम निकालते हैं उसे हम जांच के लिए भेजते हैं, और उस जांच में टीबी के बैक्टीरिया निकलते हैं। तब ये डायग्नोसिस हमारी कंफर्म होती है कि हिप जॉइंट का टीबी है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में इंडिया में चूँकि टीबी काफ़ी एंडेमिक है, हमें जब भी कोई कोरोबोरेटिव एविडेंस मिल जाता है सिम्टम के साथ, तो कई बार हम थेराप्यूटिक ट्रायल टीबी की शुरू कर देते हैं। जो टीबी की दवाइयाँ होती हैं वो वही कॉमनली होती हैं जो आईएनएच, रिफेम्पिसिन, पीजाइड, इथाम्बिटॉल, ये 4 मेन ड्रग्स होती हैं। इसके अलावा रिजर्व ड्रग्स होती हैं, जैसे पास कहा जाता है, एथियोनामाइड कहा जाता है, अमिकासिन हो गया, लियोफ्लॉक्सासिन हो गया। वो सारे जब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट मेडिसिन होते हैं तो उन सारे केसेस में ये सारी दवाइयाँ दी जाती हैं। लेकिन जब डिजीज़ बढ़ जाता है तो फिर इसका इलाज ऑपरेशन होता है। इनिशियल स्टेज में जॉइंट का डिब्राइडमेंट किया जाता है, यानी कि इसे ओपन करते हैं और जितनी गंदगी होती है ये सारा हम निकाल देते हैं, और पेशेंट को बोलते हैं कि हिप की मोबिलाइजेशन शुरू करो, लेटे लेटे बिस्तरे पे। वेट बेयरिंग हम हमेशा मना करते हैं कि इस पर वेट नहीं डालना। जब ये जॉइंट ख़राब हो जाता है, एडवांस्ड आर्थराइटिस हो गई होती है, तब 3 ऑप्शन होते हैं। पहले के ज़माने में या तो ये बॉल को हम काट के हटा देते थे, जो गर्डल स्टोन आर्थोप्लास्टी कही जाती थी। इसमें टांग 3-3.5 इंच छोटी हो जाती थी। पेशेंट हमेशा लचक के चलता था, लेकिन पेन ख़त्म हो जाता था। लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट ये होते थे कि धीरे धीरे पीछे बैक में, स्पाइन में डिजेनरेटिव चेंजेस शुरू हो जाते थे और वो पेनफुल हो जाता था। सेकंड ऑपरेशन पहले किया जाता था आर्थ्रोडिसिस, जिसमें हिप जॉइंट को हम फ्यूज़ कर देते थे। आज के डेट में जब साइंस इतना डेवलप कर गया है तो यूजुअली आर्थ्रोडिसिस बहुत ही एक्सेप्टेबल ट्रीटमेंट नहीं होता है। तो तीसरा ट्रीटमेंट उसके बाद जो शुरू होता है, जो आज के डेट में बहुत कॉमन होता है, वो होता है टोटल हिप रिप्लेसमेंट। सवाल ये उठता है कि जब अगर जॉइंट में हम एक तरफ तो बोल रहे हैं इन्फेक्शन है, दूसरी तरफ हम बोल रहे हैं कि टोटल हिप रिप्लेसमेंट करने के लिए, तो क्या टोटल हिप रिप्लेसमेंट किया जा सकता है? यस, ये पाया गया है कि जब टीबी का इन्फेक्शन है तो 3 महीने के बाद जब भी डिजीज़ सबसाइड कर जाता है तो हम बड़े कंफर्टेबली हिप जॉइंट को रिप्लेस कर सकते हैं। चांसेस ऑफ इन्फेक्शन बहुत ही कम होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।